रांची में सभी प्राइम बीडीए, सीनियर बीडीए, बीडीए एवं एमपीओ ऑनर्स सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रामायण काल की घटना में एक प्रसंग है कि राम जी जब सेतु निर्माण कर रहे होते हैं तब एक गिलहरी बार बार सेतु निर्माण की जगह सागर में डूबती है, वापस आती है, अपने शरीर पर रेत लपेटती है और वापस जाके वहां रेत के कण छोड़ के पानी में गीली होके वापस आती है। जब उससे पूछा गया कि इससे क्या होगा, उसने बताया कि मैं सेतु निर्माण में सहयोग कर रही हूँ। उससे कहा गया कि क्या इतने से कण छोड़ने से आप सेतु निर्माण में सहयोग कर पाओगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि फर्क पड़े ना पड़े, मुझे मेरे इस छोटे से कार्य से मेरी हैसियत का बस इतना सा कार्य है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर तो मैं नहीं उठा सकती, पर इतने से कार्य से आत्म शांति होगी और जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास को याद किया जाएगा, तो मेरी गिनती एक कर्मशील प्राणी में होगी। इसी से प्रेरणा लेके मैंने अपने इस छोटे से गांव में थोड़ा बहुत कुछ किया है, वो आप लोगों के बीच इस छोटे से वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्या पृष्ठभूमि रही, क्या परेशानी आई, किंतु परंतु क्या इसके फायदे हैं, इस पे हम इस वीडियो के बाद बात करेंगे। आइए हम चलते हैं नवादपुरा। और पर्यटन के लिए सर आवाज नहीं आ रही है सर, वॉल्यूम बढ़ाइए। जीव से मिलाकर गौशाला को चित्ताकर्षक रूप दिया है। ऐसी भव्य, सर्व सुविधा युक्त और साफ सुथरी गौशाला को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। किसी भव्य मंदिर की तरह गौ सेवा धाम के रूप में इसे सुसज्जित किया गया है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते झूमर देखकर इसकी शान का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। साफ सफाई और गायों के लिए पीने के पानी का बेहतरीन इंतजाम है। गाय के गोबर और गोमूत्र से तमाम तरह के उत्पाद तैयार कर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आसपास के कई किसानों को गोबर और गोमूत्र से जैविक कीटनाशक और खाद बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मकसद है गौशाला के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और यहाँ गौ सेवा धाम रखा गया है। परिसर में ही राधा कृष्ण मंदिर बनाया गया है। गायों की सुविधा के लिए पंखे लगाए गए हैं। परिसर में हरियाली के लिए सघन वृक्षारोपण किया गया है। गायों के लिए ग्रासलैंड तैयार की गई है। इस चारागाह में खास नस्ल का चारा उगाया जाता है। स्प्रिंकलर से पानी दिया जाता है, जिससे यह घास हरी भरी बनी हुई है। फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। गौशाला में नवग्रह नक्षत्र वाटिका तैयार की गई है, जिसमें 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों के अनुकूल पौधों का रोपण किया गया है। इन पौधों का पूजन भी किया जाता है। गांव का यह संस्कार पर्यावरण संरक्षण एवं भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक अग्रणी कदम है। गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गोबर और गौमूत्र से बने उत्पादों और फलों को बेचकर यहाँ की देखरेख की जा सकेगी। यहाँ पर्यटकों के ठहरने के लिए मिट्टी और गाय के गोबर से मड कॉटेजेस बनाए गए हैं। यहाँ ठहरने के लिए वेबसाइट के जरिए पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। जैविक खेती की शुरुआत हो गई है। आने वाले सालों में यह पूरी तरह जैविक गांव बन चुका होगा। जैविक गांव बनाने के पीछे क्या कारण है, जरा नवादपुरा गांव गाय आधारित कृषि को समग्र रूप से अपना रहा है। गांव की महिलाएं गोबर से दिए बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। गाय के गोबर से बने जगमगाते ये दिए अपनी झिलमिलाती रश्मियों से देश और दुनिया के लिए नई रोशनी बिखेर रहे हैं। नवादपुरा भारत की प्राचीन गाय आधारित कृषि पद्धति को अपनाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य,
स्वच्छता, बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता सहित कई बिंदुओं पर अग्रणी है। अब जरा इस गांव की खूबसूरती को भी एक बार देख लीजिए। गांव की भीतरी सड़कें किसी बड़े शहर की तरह दिखाई दे रही हैं। पक्की सड़कें, पेवर ब्लॉक, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, कचरा पेटी, बाग बगीचे और दीवारों पर लिखे गए स्लोगन। यहाँ सुबह शाम सड़कों की समुचित साफ सफाई के साथ लोगों की जीवन शैली में स्वच्छता के जो बीज बोए गए हैं, उससे गांव की सीरत और सूरत दोनों ही बदल गई है। इस गांव की बदली हुई तस्वीर के पीछे गांव के मुखिया कमल पटेल की दूरगामी और सकारात्मक सोच है। वे अपने पिता पेमाजी पटेल के ग्राम विकास के अधूरे सपने को पूरा करने की कवायद में जुटे हुए हैं। वे खुद अपनी जेब से खर्च कर गांव की तकदीर बदलने की दिशा में सक्रिय हैं। कमल पटेल रात दिन इसी जुनून में जीते हैं कि वे अपने गांव को कैसे और ऊंची उड़ान दे सकें। नवादपुरा का यह स्कूल शहर के किसी नामी ब्रांड स्कूल की तरह का है। सीसीटीवी, एयर कंडीशनर, स्विमिंग पूल, झूले, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और टेलीविजन स्क्रीन से सुसज्जित क्लासरूम सच में चकित कर देने वाले हैं। आपको यह जानकर और हैरानी होगी कि यहाँ दर्जन भर से ज्यादा टीचर गैर सरकारी यानी जन भागीदारी से रखे गए हैं। हर महीने इनकी तनख्वाह स्थानीय लोग और मंदिर में मिलने वाले दान से दी जाती है। एक छोटा सा गांव नवादपुरा इन दिनों भारत के आदर्श गांव का पर्याय बन चुका है। यह गांव नए भारत की वह इबारत रच रहा है जिसकी दरकार देश भर के गांवों को है। बापू के ग्राम स्वराज और पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों के आत्मनिर्भर गांव को यहाँ साकार होते सहज ही देखा जा सकता है। गाय आधारित कृषि, कृषि आधारित उद्योग और उद्योग आधारित गांव, इसी सूत्र वाक्य से यह गांव तेजी से प्रगति के पथ पर कदम बढ़ा रहा है। एक तरफ विकास की दौड़ में आदिवासी बाहुल्य गांव ने चमचमाते शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ खेती और रोजगार में कुछ ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं जिससे गांव परंपरा और संस्कार की अपनी जड़ों की तरफ लौटने लगा है। नवादपुरा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी खासा जोर दिया जाता है। पड़ोसी कस्बे में हाई स्कूल होने की वजह से बेटियों को स्कूल छुड़वाने की नौबत आ गई थी। सुरक्षा कारणों के चलते लोग बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। ऐसे में ग्राम विकास के लिए काम कर रहे सांवरिया फाउंडेशन ने अपने खर्च से बेटियों को स्कूल लाने ले जाने के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई है। गांव के सांवरिया सेठ मंदिर में आने वाली चढ़ावे की रकम का सदुपयोग कई जनहित के कार्यों में किया जाता है। इस रकम का उपयोग जरूरतमंदों के इलाज, बच्चों के कपड़ों, जूते मोजे आदि पर खर्च किया जाता है। नवादपुरा गांव को पर्यावरण हितैषी बनाने और प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से लोगों ने सिंगल यूज पॉलिथीन को गांव में प्रतिबंधित किया है। गांव में पीने के स्वच्छ पानी के लिए हाईटेक इंतजाम किया गया है। हर घर में एटीएम कार्ड की तरह एक कार्ड दिया गया है। कार्ड स्वाइप करते ही महज 2 रुपए में 20 लीटर मिनरल वाटर मिलता है। आजादी के लिए जिन महापुरुषों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी, उनकी तस्वीरों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां गांव के दीवारों पर उकेरी गई हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन महापुरुषों को अपने जहन में उतार सके। विशेष अवसरों पर गांव के लोग किसी धार्मिक आयोजन की तरह फूल मालाएं पहनाकर इनकी आरती भी उतारते हैं। गांव के पास से बहने वाले नाले पर चेक डैम बनाए गए हैं, जिससे गांव की खूबसूरती बढ़ने के साथ साथ जल स्तर में बढ़ोतरी और किसानों को सिंचाई का पानी मुनासिब होने लगा है। गांव में जगह जगह वृक्षारोपण और अमर शहीदों के स्मारक बनाए गए हैं। कोविड आपने जो अभी आदर्श ग्राम नवादपुरा का वीडियो देखा है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। मेरे पिताजी, जैसा कि सर ने बताया, इस गांव में लगातार पटेल और उप सरपंच रहे हैं। वर्ष
2004 में जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, तब मेरे पिताजी का अचानक देहावसान हो गया। इस बीच मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव जाना पड़ा, क्योंकि पिताजी को मैं बचपन से सामाजिक कार्य करते, ग्राम विकास के कार्य करते देखते रहता था। तो ये भावनाएं तो बचपन से मेरे अंदर थी, परंतु अचानक पूरे परिवार का, क्योंकि परिवार में भी वारिस में ही था, बोझ मेरे कंधों पे आना, ग्राम का बोझ मेरे कंधों पे आना मुझे पूरा तोड़ चुका था। परंतु मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं था। जब गांव वालों ने, पिताजी शांत हुए तो मुझे ग्राम पटेल के पद पे नियुक्त करवाया। मध्य प्रदेश में एक व्यवस्था है कि राजस्व पटेल की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है ग्रामीणों के मांग पे। उसके बाद मैं 10 साल तक तो संभल ही नहीं पाया कि कैसे करूंगा, क्या करूंगा, और मेरी रुचि भी इसमें थोड़ी कम थी। मैं एक साधारण किसान की तरह खेती करना चाहता था, परंतु गांव वालों की उम्मीद की किरण में ही था। वो लोग अपनी उम्मीदें मेरे अंदर देख रहे थे। वर्ष 2014-15 में जब यहाँ पे पंचायत चुनाव हुए तो गांव वालों ने, पूरा गांव इकट्ठा होके मुझे बोला कि आपको ही किसी को भी सरपंच पंच बनाना है, आप लोग बताओ। मेरी भावनाओं के अनुरूप जब गांव वालों ने पंच सरपंच निर्विरोध नियुक्त करवाए, और उन लोगों का इतना अधिक भरोसा था कि फिर मैंने भी निश्चय किया कि अपने कार्यों के साथ साथ धीरे धीरे इन लोगों के लिए भी मुझे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो स्नेह और प्यार मेरे पिताजी के चले जाने के बाद मुझे मिला, उसका कर्ज भी मुझे चुकाना है। मेरे गांव ने सदैव मुझे अपना बेटा भाई मान के मेरा सहयोग किया है और आज भी करते हैं। अब एक बेटे का, एक जनप्रतिनिधि का उस गांव के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति क्या दायित्व होता है, मैंने केवल वो किया है। ये सभी को जो आते हैं, जो देखते हैं, उन्हें बहुत बड़ी बात लगती है, परंतु ये हर एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी मां भारती के लिए कर सकता है। गांव में विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। कुछ कार्य मैं आपको बिंदुवार बताता हूं कि स्कूल, शिक्षा किसी भी राष्ट्र, किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बहुत आवश्यक है। ये जितना आदर्श होगा, वह देश, वह गांव, वह क्षेत्र उतना आदर्श होगा। शिक्षा में आजकल प्राय हम देख रहे हैं, आप लोगों के क्षेत्र में भी ऐसा होता होगा। हमारे इधर प्रत्येक गांव, शहर में अधिक से अधिक बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। पालक अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवा देते हैं। जब प्राइवेट स्कूल तादाद एकदम बढ़ती गई है और सरकारी स्कूलों की हालत खराब होती जा रही है। ये चीज मैंने अपने गांव में भी देखी कि एक और तो मिडिल क्लास किसानों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। अब कुछ किसानों के बच्चे जाते हैं तो पड़ोस के किसानों को मजबूरीवश अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जिद करता है, भले उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो। दूसरी ओर जो एकदम गरीब लोग हैं, जो मजदूर है, उनके बच्चे शासकीय स्कूल में जाते हैं। इन दोनों के बीच एक गहरी खाई हो जाती है, एक गहरी दूरी, लंबी दूरी हो जाती है। तो मैंने इस चीज को देखा, मैंने सोचा कि इसके लिए काम किया जाए। मैंने गांव को इकट्ठा किया, सभी पेरेंट्स को बुलाया कि हम जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं, हम वहां न भेजते हुए यहाँ भेजे, एक बहुत अच्छी शिक्षा होगी। मैं भी सीबीएसई स्कूल से मेरे बच्चों का एडमिशन आज ही निकलवाता हूँ और गांव में लाता हूँ, आप भी लाओ। मेरे इतने कहने पे गांव भी पूरा तैयार हुआ।
सभी बच्चे, लगभग 100 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से गांव में एडमिशन करवाया गया। गांव में पहले से 80 बच्चे थे जो एकदम गरीब तबके के थे, उन्हें भी वहां पे बुलाने के लिए विधिवत प्रयास किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो एक बच्चे के लिए 40 से 50 हजार, मेरे बच्चों को तो 80 हजार के आसपास लगता था, एवरेज हम 40 हजार ही रख ले तो 100 बच्चों के 40 लाख रुपए गांव के बचे। और उसी में से 5-5 हजार हमने जन सहयोग किया, तो 100 बच्चों पे 5 लाख हमने इकट्ठा करा गांव में। उससे स्कूल को बहुत बढ़िया कर ली। तो शासन से जन सहयोग से पैसा मिल गया। हेलो 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 कमल जी, कैन यू हियर मी? हेलो। शायद इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है ऐसे मुझे लग रहा है, लेकिन दोस्तों कमल जी आने तक I just want to take this opportunity again and I would like to tell you कि ये सारी बातें जो अभी आपने वीडियो में देखी ये हकीकत है। एमपी में बसा हुआ एक गांव नवादपुरा, जिसके लिए जो काम अभी कमल जी ने किया है वो सभी आप लोगों ने देखा, और ये सभी हम लोग करना चाहते हैं और ये मुमकिन भी है। जब कमल जी का इंटरव्यू लिया गया था तब कमल जी से हमने पूछा था कि आपको ये सब, आपने ये सब कैसे किया, और तभी उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं सर, बस नियत होनी चाहिए। एंड दैट वन सिंगल आंसर रियली टच्ड। दोस्तों, नियत होनी चाहिए। हमारे पास कुछ कमी नहीं है संसाधनों की, हम बार बार कहते हैं। हम ऐसे देश में पैदा हुए जहां पर प्रकृति ने भर भर के दिया है, लेकिन जो शायद वहां पर बैठे हैं जिनके हाथ में पावर से नियत सही नहीं है, अब हमने अपने हाथ में लिया है, हमारी नियत भी साफ है। तो दोस्तों, वो सारी बातें हमें भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। क्यों हम हमारे एमवीपीज को इन सारी बातों के लिए प्रवृत्त नहीं करते, और ये सारी बातें आप लोगों को बताई जाए, इसीलिए आज का ये प्रयोजन किया गया। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने अपने तालुका में अपने अपने एमवीपीज के साथ में बात कर सकते हैं, उनके साथ में ये बातें शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आज लवेश सर ने बताया, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा डेमो जो सर ने बताया हमें करना चाहिए। 1 एकड़, हम अगर नेशनल फार्मिंग की बात करते हैं तो 1 एकड़ में लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हर तालुका में मिनिमम 40 से लेकर 100 ग्राम पंचायत है। अगर एक ग्राम पंचायत में अगर 1 एकड़ के ऊपर भी हम ये बात कर सके तो सोचिए आने वाले दिनों में कितनी बड़ी बात हम दुनिया को दिखा सकते हैं। 600 तालुका यानी कि कम से कम 600 एकड़, ये तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। क्या हम इस प्रकार से कुछ अलग हटके नहीं सोच सकते? सोचिए, Why are we not thinking? और यहीं पर वो सारी खिड़कियां खुलने के लिए बार बार मैं आज आप लोगों को इस बात की याद दिला दूं कि ये सारी चीजें करने के लिए हमें ये फ्राइडे सेशन बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, अर्जुन को भी अर्जुन बनने की काबिलियत होने के बावजूद भी गुरु द्रोणाचार्य की जरूरत थी। सचिन तेंदुलकर को अपनी बात दुनिया के सामने लाने के लिए और अपने चीज का वो लोहा मनवाने के लिए, जो आज गॉड ऑफ द क्रिकेट कहला जाता है, उसे भी रमाकांत आचरेकर सर की जरूरत थी। विराट कोहली जिसके फॉर्म के बारे में हम सभी बात करते हैं, उसे भी ये सारी बातें आज दुनिया के सामने लाने के लिए एक कोच की जरूरत होती है। हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास श्याम सर जैसे कोच है जो हर शुक्रवार ये सारी बातें हमें बताते हैं। तो व्हाई आर वी मिसिंग ऑन इट? व्हाई आर एमपीओ directors are missing? Why our MEPs are not attending that? Ask yourself. अब हमें आत्म परीक्षण करने का समय आ चुका है, तो करिए। दोस्तों, I want कि हम हमारा भारत बदल जाए, इसके लिए काम करना शुरू कर दे। सो कृपा करके ये सारी बातों को ध्यान रखिए और शुरुआत कीजिए। संदीप सर, क्या कमल जी आ चुके हैं? सर 1-2 मिनट का समय दे दीजिए, उनको इन किया हुआ है अभी। ठीक है, अभी उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम था, अभी सॉल्व हो गया है। कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, चलिए, जब तक कमल जी आते हैं तब तक फिर एक बार मैं ये मौका ले लेता हूं।
तो दो लोग थे, दो लकड़हारे थे, वुडकटर, लाकुड़ तोड़िया। तो वो दोनों जंगल में जाते थे और वो सुबह से लेकर शाम तक लकड़ी काटने का, पेड़ काटने का काम करते थे। तो उनमें से एक जो था वो एक पेड़ काटता था और बैठ जाता था, दूसरा थकता नहीं था, दूसरा वो लगातार काटते रहता। लेकिन तो हम इनको दोनों को नाम देते, एक का नाम था ए, जो हर पेड़ काटने के बाद में आराम करता था, हाँ और बी जो बिना थके हाँ, प्लीज लगातार प्लीज काम प्लीज, करता रहता था। लेकिन संदीप सर नाम क्या कैन यू था वो म्यूट? मुझे बताना पड़ेगा आपको। संदीप सर कैन यू म्यूट? सो तो ए आराम करता था 1 घंटे के बाद, एक पेड़ काटने के बाद बी आराम नहीं करता था। तो बी जो दिन भर काम करता रहता था, उसके 3 या 4 ही पेड़ काट के हो जाते थे। लेकिन सरप्राइजिंगली ए जो था वो कम से कम 5 से 6 पेड़ काटता था। अब ऐसे कुछ दिन चले गए, हफ्ते गुजर गए। अब बी का जो है वो दिल उबने लगा, और एक दिन उसे लगा कि शायद मुझे छोड़ देना चाहिए, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई शुड लीव दिस। और उस दिन उसने ए से कहा कि यार मैं रोज इतनी मेहनत करता हूँ, तू तो आराम करते रहता है, इसके बावजूद तू 5-6 पेड़ काट लेता है यार, मैं तो सिर्फ 3-4 पेड़ के ऊपर ही रहता, व्हाई इट इज हैपनिंग? तब उसने कहा कि मैं आराम नहीं करता दोस्त, जब तू पेड़ लगातार काटते रहते हैं तब मैं अपनी कुल्हाड़ी को इतना धार करते रहता हूँ, ठीक है? तो कम से कम परिश्रम में मुझे दूसरे पेड़ काटने को मिल जाते हैं। दोस्तों, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हमें भी बीच बीच में अपनी कुल्हाड़ी को धार करनी चाहिए। हमारी कुल्हाड़ी हमारा ब्रेन है, हम यहाँ पर एज ए लीडर काम कर रहे हैं। तो प्लीज हमारा जो सबसे बड़ा औजार है उसके ऊपर काम करते हैं। आप सभी लोगों ने यहाँ तक आने की जो सबसे कठिन परीक्षा थी उसे पास कर लिया है। अब हमारा जो समूह हमने बनाया हुआ है, हमारे तालुका के जो 10,000 से 15,000 लोग, जिन किसानों ने बहुत उम्मीद के साथ में हमारे साथ जुड़ने का निश्चय किया है, उन सारे किसानों का भविष्य अब आपके हाथ में है। लेट्स नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जो कमल जी ने 7 साल में 1200 फैमिलीज के लिए करके दिखाया, वो सारी चीजें हम हमारे तालुका के 10,000 15,000 फैमिलीज के लिए कर सकते हैं। इन लोगों ने भरोसा दिया है, तो प्लीज लेट्स नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। करिए, कुछ हटकर सोचिए। सिर्फ वो लगातार वो रूटीन जॉब करने के बजाय कुछ अलग अलग चीजें कीजिए। जब मुझे कोई इस बात के लिए फोन करता है कि सर अभी परेशानी हो रही है सर, लोग कंप्लेन करते हैं, लोग कंप्लेन करेंगे, लोग शायद आप लोगों के साथ वो सारी चीजों के लिए शायद लोग भरोसा नहीं करेंगे, और लोगों को उस भरोसा दिलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। याद रखिए, इन लोगों का ना भरोसा रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इन लोगों ने लाइफ में इससे पहले शायद ये सारी बातें भुगत चुके हैं, शायद लोगों का भरोसा उठ चुका है। वी आर लकी कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, वी आर लकी कि हमें ये पोजीशन मिली है, वी आर लकी कि इन लोगों ने हमारे साथ वो भरोसा दिखाया है। Why are we missing that? 2022 is going to be different, absolutely different। और ये प्रयास हम 2022 शुरू होने के साथ ही हमने किया है, और इसीलिए हमने शुरुआत की थी रमेश पटेल साहब के साथ में, अध्यात्म के साथ हमने इस साल की शुरुआत की। लेकिन साथ ही साथ हमने प्रैक्टिकल बातों के बारे में जानना शुरू किया, और इसका नया अध्याय है आज का ये कमल जी। और इस साल में हम ऐसे कई सारे प्रयोग करने वाले हैं, और इसीलिए हर ट्यूसडे के जो 5 AM सेशन है, यहाँ पर आप अलग अलग बातें जानने वाले हैं। दोस्तों, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे सेशंस, और साथ ही साथ हमारी सारी जो परमिशंस है, ये जैसे जैसे परमिशंस आती जाएंगी हमारा काम आगे बढ़ते जाएगा। तो आप सभी एमपी ओनर्स, आप सभी डायरेक्टर्स और आप सभी बीडीएस, प्राइम बीडीएस को मैं दिल से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप हमारे साथ कायम स्वरूप से जुड़े रहिएगा। आपकी जो भी परेशानी होगी आप हमसे बात करिए, क्योंकि ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका हम जवाब नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते तो हम शायद आपसे उसके लिए समय मांगेंगे, लेकिन साथ मिलकर हम उसका हल ढूंढ लेंगे। तो कृपया करके आपका जो विश्वास है इसे ढलने मत दीजिएगा, काम करते रहिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।
एंड हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन की ओर। तो दोस्तों, कमल जी, आर यू देयर? डन, नो प्रॉब्लम। शायद कमल जी का अभी भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं एमपी के जो एमपीओ ओनर, कुक्षी के जो अभी एमपीओ ओनर जिनसे हम बात कर रहे थे, वो जिस टीम से है, जिन्हें सर हमेशा अमिताभ बच्चन कहा करते हैं, तो उस टीम के प्राइम बीडीए जो यहाँ पर आज मौजूद है, अपना एक अलग बैकड्रॉप लेकर, तो उन्हें मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट वो भी आज हमारे सारे एमपीओस को एड्रेस करे और वो अपने मन की बात यहाँ पर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो रावल सर, प्लीज एड्रेस गुड मॉर्निंग आज सर। के जो क्राउड है इसको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कमल पटेल जी को नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्योंकि मुझे बोलने का चांस मिल रहा था, तो इट्स माय लक एक्चुअली। अगर सच बताए सर तो आई एम स्पीचलेस। मतलब जो मैं कुछ पिछले सेशन देख रहा हूँ, महेंद्र ठाकुर सर का हुआ, रमेश पटेल जी का हुआ, या आज कमल जी का सेशन हुआ, तो ये देख के ऐसा लगता है कि हमको इनसे बहुत कुछ सीखना है, सिखाना नहीं है। हम सबको इनसे सीखना है। वी शुड गो एंड लर्न फ्रॉम दैट। और आई थिंक कमल जी आ गए हैं, उनका नेट कनेक्ट हो गया है, तो पहले उनको ही सुनेंगे सर। आप सबसे माफी चाहूंगा। तो जब स्कूल की हालत खराब थी तो हमने प्राइवेट से स्कूल से बच्चों को सरकारी स्कूल में लाए। आज उस स्कूल में 200 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुरूप कुछ शिक्षाएं वो भी देता हूं मैं। सामाजिक समरसता उससे आ रही है कि गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सारे जाति भेद मिटा के एक साथ पढ़ते हैं। जो एकदम कमजोर तबके का बच्चा है, वो बच्चा अगर हमारे बच्चों के साथ रहेगा तो कुछ न कुछ तो उससे गुण सीखेगा, क्योंकि जब साथ में रहते हैं तो उसका प्रभाव गिरता है। गांव में एक एकता आती है और जो ये पीढ़ी तैयार हो रही है एक साथ पढ़ाई करके, वो आपस में सब दोस्त रहते हैं, तो भविष्य में गांव में किसी भी प्रकार की गुटबाजी न होगी, एकता रहेगी। दूसरा, आत्मनिर्भर ग्राम के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं, उस सपने को सच करने के लिए हमें खर्चों में कटौती करना पड़ेगी। स्कूल में जो 40,000 रुपए पर बच्चे के हिसाब से बाहर जाते थे, वो मैंने गांव के 35,000 रुपए पर बच्चा बचे। इस प्रकार 100 बच्चों पे 35 लाख केवल एक छोटे से गांव नवाजपुरा में बचा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए 7 अलग अलग स्कूलों के वाहन चलते थे, जिससे लगभग 6,000 लीटर डीजल बचाया है। इतनी ही भारतीय मुद्रा की बचत हुई है। यही आत्मनिर्भर ग्राम, आत्मनिर्भर भारत है। इसके बाद हमने स्वास्थ्य के लिए भी काम किया। स्वास्थ्य के लिए पहले क्या होता था कि हम कुएं और नदियों का जल पीते थे, वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के कारण शुद्ध होता था, पर्यावरण शुद्ध होता था। परंतु आज की स्थिति यह हो गई है कि पर्यावरण और खेती, जमीन, धरती माँ, पानी सभी दूषित हो चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण रसायनों का, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग है। उसको सुधारने के लिए मैंने मेरे से शुरुआत करी है। मेरी 50 एकड़ जमीन है, जिसमें मैं पिछले 4 सालों से प्राकृतिक खेती करता हूं। मैंने अपनी खुद की पहले निजी गौशाला बनाई, उसके बाद अब शासकीय गौशाला बनाई है। शासकीय गौशाला, एक गौशाला का जब मैंने स्टार्ट की, कुछ सहयोग शासन से मिला, जन सहयोग भी किया, तो मुझे गौशाला के प्रति, गाय के प्रति लोगों का कॉन्सेप्ट, लोगों की भावना चेंज करना थी। गाय, गौशाला का नाम आते गंदगी, कीचड़ नहीं आना चाहिए किसी को, लाचारी याद। इसलिए मैंने गौशाला को इसलिए बहुत ही सुसज्जित, स्वच्छ बनाई है। उसमें मंदिर भी निर्माण किया है ताकि लोग आध्यात्मिक रूप से वहां जुड़े। गाय को, एक जीव को क्या चाहिए, वो सारी पंखे, लाइट, साउंड की व्यवस्था की है। वहां पे मैंने प्राकृतिक कॉटेज बनाए हैं, क्योंकि आजकल लोग पक्के मकानों में रहते हैं, तो इस बहाने, कच्चे मकानों के बहाने वो गांवों में घूमने आए, वहां रुके, जिससे उस गौशाला को आय हो। गौशाला के आसपास 25,000 पौधे लगाए हैं फलदार, जिसके फलों से आय से गौशाला चले। गौशाला में ही मिट्टी के बर्तनों से एक भोजनालय बनाया गया है, जिसमें मिट्टी के बर्तनों में खाना उपलब्ध कराएंगे। उस पैसे से भी गौशाला को डोनेट होगा। मतलब गौशाला
सालों साल चलती रहेगी, उसे किसी के दान की आवश्यकता नहीं होगी। सही अर्थों में यही आत्मनिर्भर ग्राम, यही आत्मनिर्भर भारत है। इसके बाद हमने पर्यावरण को संस्कृति से कैसे जोड़ा जाए, पौधों के प्रति लगाव कैसा किया जाए, उसके लिए एक नक्षत्र वाटिका बनाई है, जहां पे 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रह के अलग अलग पौधे लगाए हैं, ताकि व्यक्ति अपने नक्षत्र, अपने ग्रह, अपने राशि के अनुसार पौधा देख के अपने घर के आसपास या अपने खेतों में पौधा लगाए, जिससे पौधारोपण बढ़े, पौधों की संख्या बढ़े और पर्यावरण सुरक्षित हो। हमने जो 4-5 साल पहले पौधे लगाए वो आज बड़े होकर लहला रहे हैं, और उसका परिणाम यह रहा कि पर्यावरण, गौ माता, प्राकृतिक खेती, गांव में गाय और पर्यावरण अच्छा होने से, शुद्ध जल होने से पिछले कोविडों में मेरे गांव में 1% भी किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इसके बाद रोजगार के लिए पहले हमारे गांव में ही रोजगार उपलब्ध होता था, हम चाहे तो गांव में ही रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे शहरों का पलायन नहीं होगा। मतलब हमने शासकीय स्कूल में प्राइवेट टीचर रखे, जिससे गांव के लड़कों को, लड़कियों को भी वहां रोजगार मिला। उसके बाद गौशाला में लगभग 20 लोगों को रोजगार मिल रहा है, गौशाला में, भोजनालय में रोजगार मिल रहा है। जैविक खेती के लिए कीटनाशक बनाते हैं वो लोग, उसके लिए रोजगार मिल रहा है। गोबर से अगरबत्ती, धूपबत्ती, गोमूत्र से गोनाइल, फिनाइल, गो अर्क, तरह तरह के उत्पाद बना रहा हूँ, उससे भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही हमने गांव में एक जैविक खेती के लिए अभियान चलाया है कि पूरा गांव जैविक कैसे होगा। उसके लिए सभी मिलके अपने घर घर गाय रख रहे हैं, उसका दूध गांव में उचित मूल्य पे कम से कम 60 रुपए लीटर खरीदा जाएगा और आसपास के शहरों में भेजा जाएगा। उसके गोबर से वर्मी कंपोस्ट गांव में ही खरीदा जाएगा और आसपास बेचा जाएगा। इसमें भी 50% काम हो चुका है, अगले 1 महीने में ये चीज धरातल पे आ जाएगी। इससे फिर पूरा गांव जैविक, गो आधारित, प्राकृतिक हो जाएगा और गाय को किसी भी गौशाला की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद शराब आजकल गांवों की सबसे बड़ी बुराई है। गांव में नई युवा पीढ़ी भी शराब के प्रति जुड़ती जा रही, क्योंकि पुरानी पीढ़ी को देखती है वो, और समाज और घर बर्बाद हो रहे हैं। हमने पिछले 5 साल पहले जब गांव में निर्विरोध पंचायत बनी थी, उसी समय गांव में एक सावरिया सेठ का मंदिर बनाया था। उस मंदिर का जब कार्यक्रम आया था हमारे यहाँ उद्घाटन का, तब हमने गांव को इकट्ठा करके, महिलाओं ने मुझे कहा था कि भैया शराब बंद करा दो, ये सब पी के रोज झगड़ा करते हैं। तो हमने शराब बंदी कराई थी कि अभी हमारा 15 दिन का प्रोग्राम है, आप 1 महीने पहले से शराब बंद कर दो। और उस दिन से 8 दिन तक बढ़ाते बढ़ाते पिछले 4-5 साल से शराब बंद हो गई। जबकि इसके पूर्व हमारा गांव शराब उत्पादक गांव था और आसपास के गांवों में इसकी पहचान शराब के कारण थी कि वहां शराब उत्पादित होती है और बिकती है और हम आसपास बेचते थे। परंतु ईश्वर की कृपा से, भगवान सावरिया सेठ की कृपा से आज हमारा गांव शराब मुक्त गांव हो गया है, जिसका कि फायदा सभी ग्रामवासियों को मिल रहा है। शहीदों का सम्मान, हमारे देश को आजाद कराने के लिए कई शहीदों ने, कई राजाओं महाराजाओं ने अपनी पीढ़ियां दांव पे लगा दी, अपना भोग विलास, राजशाही जिंदगी को छोड़ के उन्होंने घास की रोटी तक खाना कबूल किया। उन्होंने अपनी पीढ़ियों की चिंता नहीं की। वो चाहते तो थोड़ा सा समझौता करके अपनी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ सकते थे, परंतु इस भारत माँ के लिए उन्होंने पीढ़ियों की चिंता नहीं की। तो उनसे कुछ सीखिए, बच्चे ले, और उन शहीदों को सम्मान कैसे मिले। इसलिए मैंने गांव में जगह जगह शहीदों के, राजाओं के, शिवाजी, महाराणा प्रताप की पेंटिंग करवाई है। इनकी जन्म जयंती और शहीद दिवस पे विधिवत पूजन, आरती और श्रीफल चढ़ा के पूजन किया जाता है, ताकि इनकी आत्मा कहीं भी स्वर्ग में विराजित हो, वहां इन्हें लगे कि भारत में आज भी हमारे कुर्बानी की, हमारे शहीद की या हमारे त्याग की इज्जत की जा रही है, उसका पूजन किया जा रहा है। तो इससे आने वाली पीढ़ी सीखे कि ये वो लोग थे, इन्हें पहचाने कम से कम, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें भूल जाएगी। जबकि इनके त्याग के सामने हमारा त्याग तो 0.001% भी नहीं है। आप सोचिए कि किसी को अगर साम्राज्य मिला हो और उसे कह दे तुझे जंगल में रहना है, इस चीज से समझौता कर ले, तो उसने ठुकरा दिया होगा, उतना उसका कितना बड़ा त्याग होगा।
मुझने अब उनके त्याग की तुलना में अभी तक कोई त्याग नहीं देखा है। इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि ताकि उन्हें याद किया जा सके, उनकी आत्मा को शांति मिले। मंदिरों की आय का कैसे उपयोग हो, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं सारी चीजें बहुत शार्ट में फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मुझसे छूट जाए तो अपना भाई समझ के क्षमा करे। मंदिरों का आय का कैसे उपयोग हो। आज हमारे मंदिरों में बहुत पैसा आ रहा है, पर भगवान को पैसे की जरूरत तब है जब उसके जो भक्त है, जो उसको मानने वाले हैं, उसके अनुयायी है, उन्हें मिले। भगवान तो ऑलरेडी समृद्ध व्यक्ति है या समृद्ध एक वो है, शक्ति है। वो तो जहां चाहेंगे अनहोनी को होनी कर सकते, होनी को अनहोनी। मैं हिंदू धर्म मतलब मेरे भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखने वालों में से हूँ। तो मेरे यहाँ जो सावरिया सेठ मंदिर बना उसमें साल का 2 से 3 लाख रुपया आता है। मंदिर की सेवा हम सब लोग मिल के करते हैं। उसके लिए मैंने फाउंडेशन बनाया है। एक छोटे से गांव से एक छोटा सा प्रयोग किया है कि उस मंदिर की राशि का क्या उपयोग हो। उसके लिए एक विधिवत फाउंडेशन बनाया है मैंने, और विधिवत उसका हिसाब रखा जाता है। गांव में जो लाचार है, जिसे इलाज की जरूरत, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिसे कपड़े की जरूरत, बैग की जरूरत, बस्ते की जरूरत, उस पैसे पे उन लोगों का अधिकार है। क्योंकि हम तो सक्षम है, इसलिए उन पैसों पे उनका अधिकार है। उस पैसे, मंदिर के पैसे से मैं सावरिया फाउंडेशन के माध्यम से कई ऑपरेशन करवा चुका हूँ, लोगों के इलाज करवा चुका हूँ। उस पैसे से मैं बच्चों को कपड़े, जूते, मोजे, बैग, शिक्षा के लिए खर्च करते रहता हूँ। इसके अतिरिक्त अभी एक समस्या आई थी मेरे गांव में कि मेरे गांव में 8वीं तक स्कूल है, उसके बाद स्कूल नहीं है। स्कूल के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मेरे गांव के मजदूर वर्ग की जो बेटियां थी वो पैदल 4 किलोमीटर जाती है, उसके बाद उन्हें बस मिलती है। बस कभी बिठाती है, नहीं बिठाती है, चले जाती। इस हिसाब से बेटियां पढ़ना कम हो गई थी। उसके लिए मैंने फिर उस सावरिया फाउंडेशन के पैसे से एक इनोवा गाड़ी करी है, जो कि रोज मेरे गांव की बेटियों को लेके स्कूल जाती है। 17-18 बच्ची है और रोज लेके आती है। यही बेटी बचाओ है, यही बेटी पढ़ाओ है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती, कौशल उन्नयन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है, अगर हम सभी मिलके छोटे छोटे काम अपने गांवों के लिए, अपने मोहल्लों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए करेंगे तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। मैंने जो किया है वो शासन के सहयोग से किया है। आज की परिस्थिति में भारत सरकार इतना भरपूर पैसा दे रही है कि प्रत्येक गांव को ऐसा किया जा सकता है। आवश्यकता है वहां के जनप्रतिनिधि को पहले पूरा समर्पित होना होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़के आता है तो वो नाम के लिए आता हूँ ये बोलता है, और ये उसकी भावना भी रहती है। तो जब वो समर्पित होगा, क्योंकि उसने तो समय दिया है ना, आपके पास समय है तो आप गांव के जनप्रतिनिधि, सरपंच, पटेल बनिए और वहां समर्पित होइए। जब आप समर्पित हो जाओगे तो सारी गुटबाजी खत्म हो जाएगी, सारी दुर्भावनाएं खत्म हो जाएगी और गांव संगठित हो जाएगा। क्योंकि जब आप समर्पित होगे, आपकी भावना नेक होगी, ईश्वर के प्रति होगी, आप नेक कार्य, सत्य कार्य कर रहे हो, भारत माँ के लिए कार्य कर रहे हो, तो सभी लोगों का आपसे जुड़ना तय है। मेरे पिछले जन्मों के या मेरे इस जन्म के ये कुछ पुण्य ही है जो अच्छे काम किए। मैं एमसीएल से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं जीवन में कुछ बहुत ज्यादा पैसा नहीं जोड़ पाया हूँ अपनी पुश्तैनी बच्चों के लिए, तो मैं एमसीएल में जुड़ा हूँ। इसके माध्यम से मेरे परिवार को ईश्वर ने एक गिफ्ट दिया है। और मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये सारे कार्य सरल है, किया जा सकता है। बस आवश्यकता है वहां के जनप्रतिनिधि की, वहां की जनता की, कि वो समर्पित भावना से जुड़े। और अंत में भारत माँ के लिए 2 शब्द कह के मैं अपना बात खत्म करूंगा कि हे भारत माँ, हे माँ, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे ना रहे। जय हिंद, जय भारत।